मैं सभी बच्चों को कह रहा हूं, किसी को कोई परेशानी आएगी पुलिस से, प्रशासन से, मैं बैठा हूं। अम्बेडकरवादी अभी जिंदा हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना आंदोलन करें, पूरे देश में हम आपकी रक्षा करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। असली मुद्दा पेपर बैलेट का मुद्दा है, ईवीएम का मुद्दा है। ईवीएम हटा के ही देश बचेगा, ईवीएम हटा के ही जनता की ताकत एक वोट के अधिकार से सरकारों का कान पकड़ के हटाने की वापस आएगी। जो लोग हैं, ये आंदोलन जो है जनता के आंदोलन है, इसमें कोई लीडर फीडर नहीं है, ये बात ध्यान में समझ के रखें। लोग आरएसएस और बीजेपी से नफरत करते हैं, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से नाराज हैं। मैं ये दुआ करता हूं कि वो अंजाम खान सर का ना हो, लेकिन उस रास्ते पे वो निकल पड़े। उनको सबसे बड़ी अहम जरूरत यह है कि अपना जो उन्हें सुरक्षा कवच बनाना है ना, उसके ऊपर ध्यान दें। बाकी थोड़ी चीजों से अभी ध्यान हटा लें चाहिए। ये लोग, बहुत सारे लोग इनको शक की नजर से देख रहे हैं। मैं अभी उन सबसे भी गुजारिश करूंगा, दे इनको 7 दिन नहीं, इनको 1 महीना 2 महीने दें। लेकिन कुछ बातें जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। बातचीत नहीं करेंगे, सरकार से कोई बातचीत करता है वो हमारे बीच का आदमी नहीं है, बात ही नहीं करनी है। एक मुद्दा, एक आंदोलन, खत्म। बात क्या करनी है? धर्मेंद्र प्रधान जी से किस भाषा में इस्तीफा लेना है, ये बात करने जाना है। कौन से कलम से इस्तीफा देंगे, ये बात करने जाना है। बात क्या होनी है इसमें? इसलिए बातचीत नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए और बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। आज मैं बीमार हो गया और कल बीमार हो गया। चौथी एक महत्वपूर्ण चीज है, जो भी नेता बनना चाहता है या आगे रहना चाहता है, वो किसी भी आंदोलन में तब तक खड़ा रहेगा जब तक उस आंदोलन का आखिरी व्यक्ति अपने सुरक्षित घर ना चला जाए। ये जो प्रथा है ना, ये अम्बेडकरवादियों की प्रथा नहीं है कि जो कोई फेस है वो सबसे पहले भाग जाए आंदोलन छोड़ के। ये गलत बात है। इस सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग इनके साथ हैं। मैं सभी बच्चों को कह रहा हूं, किसी को कोई परेशानी आएगी पुलिस से, प्रशासन से, मैं बैठा हूं। अम्बेडकरवादी अभी जिंदा हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना आंदोलन करें, पूरे देश में हम आपकी रक्षा करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो असूल है उस पे असूल पे कायम रहें। और लीडर कोई नहीं होता है, अगर कोई लीडर भटक रहा है उसको गिरेबान से पकड़ के सही रास्ते पे लाना सभी जनता की जिम्मेदारी होती है। इस बात को अच्छे से समझें, खासतौर पे नौजवान। कोई नेता वेता कुछ नहीं होता है, सब कार्यकर्ता हैं, सब बाबा साहब के सिपाही हैं, सब संविधान बचाने के लिए काम कर रहे हैं। जो प्रोटेस्ट को बदनाम कर रहे हैं सर, जो प्रोटेस्ट को बदनाम कर रहे हैं, जो भीड़ आ रही है उसको दिखा रहे हैं भीड़ नहीं आई, ये सारी चीजें उठा रहे हैं उनसे, या आए कुछ तो कह रहे हैं कि ये तो गे आ गए, एलजीबीटी वाले आ गए, तमाम तरीके के इस आंदोलन को मतलब बदनाम किया जा रहा है। क्या कहेंगे उनके लिए? और जो आरएसएस और बीजेपी वाले हैं वो कौन है? वो तो एप्स्टीन मानसिकता के लोग हैं ना। अब आप लोग तय कर लो, एप्स्टीन मानसिकता से गंदी घिनौनी मानसिकता कोई हो सकती है। इन सब चीजों में नहीं जाना है, प्रोटेस्ट कीजिए। नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मुद्दा इंपॉर्टेंट है। और मुद्दा मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये धर्मेंद्र प्रधान मुद्दा नहीं है, ये तो सिर्फ एक कह सकते हैं कि ये ट्रायल मैच चल रहा है। असली मुद्दा पेपर बैलेट का मुद्दा है, ईवीएम का मुद्दा है। ईवीएम हटा के ही देश बचेगा, ईवीएम हटा के ही जनता की ताकत एक वोट के अधिकार से सरकारों का कान पकड़ के हटाने की वापस आएगी। ये तो सब ट्रायल मैचेस नहीं होते, वो हैं। अच्छा है, हम लोग खड़े हैं। शक किसी पे नहीं करना चाहिए जब तक के बार बार कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने आप को या टेस्ट में फेल ना हो। बार बार टेस्ट करने चाहिए। अभी इनका ये बच्चों का पहला टेस्ट था। जितना भी है इन्होंने कोशिश की, पूरा देश इनके साथ खड़ा है। डरे नहीं, नंबर्स की कोई आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट जरूरी है। जंग जारी करें, संवैधानिक जंग है, पीसफुल प्रोटेस्ट रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नितिन नवीन कह रहे हैं कि आप लोग दिल्ली में बैठ के युवाओं को भड़का रहे हैं, युवा भड़कने वाले नहीं देश के। अब नितिन जो अभी नए नए बने हैं वो, और वो अभी ज़्यादा चीज़ों को समझते नहीं हैं, सीखने में समय लगेगा उन्हें। अभी वो ऐसी बातों में टांग ना अड़ाएं तो उनके लिए अच्छा रहेगा जिसमें उनकी समझ नहीं है। अमित शाह जी से पूछ के अगर ये स्टेटमेंट दिए तो फिर तो अलग बात है। और अगर अमित शाह जी से पूछे बगैर ये सब बातें कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए। ये जो लोग हैं, ये आंदोलन जो है जनता के आंदोलन है, इसमें कोई लीडर फीडर नहीं है, ये बात ध्यान में समझ के रखें। उनको क्यों इलेक्ट किया गया है उसका कोई लॉजिक बता सकते हैं? बीजेपी और आरएसएस में उन्हीं को क्यों इलेक्ट किया गया, कोई लॉजिक है? कोई सीक्रेट बैलेट हुआ था? तो ये कोई कांग्रेस के लोग नहीं है, हम अम्बेडकरवादी हैं, हमें जवाब देना भी आता है और इलाज करना भी आता है। तो वो अपने दायरे में रहें। ठीक है, उनको अमित शाह जी ने लिख के दिया होगा, कुछ उन्होंने बोल दिया, लेकिन ज़्यादा जो गलती या जो एक तरीके से एक इशू जो क्रिएट हुआ है, ये कॉकरोच की नज़र से ना देखें।
कॉकरोच ना समझे। ये आरएसएस और बीजेपी को मेरी सलाह है, जनता की आवाज को सुने, उसको रिस्पेक्ट करें। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के वजह से अपनी अपनी सीटों पे बैठे हो, अपने दायरे में रहो। बेरोजगारी, महंगाई या फिर नीट पेपर लीक का मामला हो या फिर अब ईवीएम का मुद्दा हो, लगातार आप उठा रहे, बरसों से उठा रहे हैं, लेकिन कॉकरोच ने ऐसा क्या नया कर दिया है कि जो उसके साथ जो युवा जुड़ रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, ट्रिगरिंग पॉइंट होता है। अभी ये सुनामी तैयार खड़ी है पीछे। अब क्या किस वक्त वो एक छोटा सा दरवाजा मिल जाएगा सुनामी को, ये किसी की कोई इसमें ना हम लोगों की, देखिए हम लोग भी चाहे थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये किसी को क्रेडिट नहीं जाता इसका, जनता की। और दो चीजों का ये एक तरीके से रिजल्ट है, एक आरएसएस और बीजेपी ने जो देश में लूट मचाई हुई है वो, और दूसरा जनता की नफरत आरएसएस और बीजेपी के लिए। ये दोनों चीजों का मिश्रण है। जितने जैसे ही ये कोई ट्रिगरिंग पॉइंट मिलता है, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने तो अभी ये भी तय नहीं है बोला या नहीं बोला, वो मना कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ बोला, कुछ कह रहे हैं नहीं बोला। क्यों मकसद से बोला, क्या मकसद से बोला, ये कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जनता जो है ना इतनी ज्यादा खार खाए बैठी है, गुस्से में है कि कभी भी फट सकता है, ये वो बात है। लेकिन जो थोड़े बहुत भी लोग हैं ऐसे जो चीजों को समझते हैं, खासतौर पे अम्बेडकरवादियों की ये जिम्मेदारी है, वो इसको चैनलाइज रखें। मुद्दा एक ही है और वो मुद्दा है जनता के हाथ में वो ताकत जो बाबा साहब ने दी थी, प्रधानमंत्री का कान पकड़ के इलेक्शन के माध्यम से हटाने की, वो ताकत वापस लाना। प्रोटेस्ट से पहले मुसलमानों को प्रोटेस्ट में ना आने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन आप भी तो मुसलमान है, उसका समर्थन कर रहे हैं। मुसलमान दूर रहे इस प्रोटेस्ट से, ये कहा गया कि मुसलमान दूर रहे कॉकरोच के प्रोटेस्ट से। किसने किया था ऐलान? एमआईएम देखिए, अब एमआईएम ने किया था तो फिर अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, वो आरएसएस का एक संगठन है। कौन है? एमआईएम एमआईएम ओवैसी आरएसएस संगठन है। हाँ, तो इसमें आपको कोई शक है या आप मुझे सुनते नहीं हो उससे पहले? ओवैसी साहब तो कहते हैं कि मुसलमानों को अच्छा, मैं इस सवाल का जवाब एक वापस सवाल पूछ के आपसे पूछना चाहता हूँ। सूरज आज और हर दिन किस तरफ से निकलता है? पूरब से। तो एमआईएम, जितना ये सच है ना कि सूरज पूरब से निकलता है, उतना ही ये सच है कि एमआईएम बीजेपी की तरह ही आरएसएस की एक पॉलिटिकल पार्टी। सर, ये सवाल है कि मुसलमान दूरी बनाए हुए थे, सही था या गलत था? बिल्कुल गलत था ये बात। कोई मुसलमानों ने दूरी नहीं बनाई। मेरे अलावा, मैं तो मुस्लिम हूं ना, किसी ने ऐसे बोला, किसी भी वकील ने, मैं बैठा हूं यहाँ पे, मैंने पहले बोला था उनको बच्चों को, मैं देखूंगा कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तो मुसलमान हूं ना। मुसलमानों का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, महिलाओं का, ओबीसी का और बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों के जो भ्रष्ट लोग हैं, उनको छोड़ के पूरा देश का समर्थन इस आंदोलन को है। अब ये उन लोगों के हम रोकना चाह रहे हैं, खासतौर पे हम जैसे लोग। हम चाहते हैं कि इलेक्शन के माध्यम से मोदी जी का कान पकड़ के हटाया जाए, नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे तरीके से ना हो। तो एक्चुअली हम रखवाले हैं ना भारत के। मुसलमानों को दूर रखने के पीछे ये वजह थी कि कहीं मुसलमानों की अगर ऊपर लाठी चलेगी, कुछ चार्ज होगा, केस लगेगा, तो कौन उनको बचाएगा? अगर कोई हिंदू है तो बच जाएगा ना, इसलिए क्या नहीं, ये तो सुरक्षा के लिए था। अब ये बात ही आपने खत्म कर दी। जब एमआईएम ये बात बोल रही है तो आरएसएस ने बुलवाई, ये बात खत्म, इसके आगे बात करने की आवश्यकता नहीं। सर के प्रोटेस्ट में जिस तरह से हिंदू संगठन के लोग पहुंचे और काला हिट लेके पहुंचे कि कॉकरोचों को मारा जाएगा या उन्हें लात से दबाया जाएगा, सर कैसे देखेंगे? उसमें एक दो मुस्लिम भी तमाम भी लगाए थे लोग क्या? देखिए, मैं तो एमआईएम को बोल रहा हूँ ना, आरएसएस की पार्टी है। तो आरएसएस की बहुत बड़ी संख्या में जो ये इंद्रेश कुमार साहब है ना, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान जैसे दिखने वाले बहुत सारे लोग कर रखे। मुसलमान वो होता है, देखिए बात सुनिए, मुसलमान क्या होता है? जो पक्के ईमान का हो। आरएसएस और बीजेपी जो खुलेआम मुसलमानों को गाली दे रही है, उसको ज्वाइन जो भी करेगा वो तो बुज़दिल होगा ना। अब जो बुज़दिल है वो मुसलमान कैसे होगा? तो ये लोग किसी भी धर्म के हों, किसी भी सोच के हों, बहुत सारे पंडित ऐसे हैं जो दिल से अम्बेडकरवादी हैं, हालांकि वो संख्या में कम है लेकिन हैं। तो उसी तरीके से बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे हैं जो दिखने में तो मुसलमान है लेकिन हैं मनुवादी मानसिकता के। तो उनसे बुराई थोड़ी है। यही तो बाबा साहब की आजादी है ना, यही तो संविधान की आजादी है। कोई भी कहीं का नाम आते बुलडोजर चल जाता है सर, इसलिए मुसलमान नहीं गए वहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है, मुसलमान नहीं गए, मुसलमान गए भी। मुसलमानों का सबसे बड़ा समर्थन भी था इसका। बुलडोजर चल जाए ना मुसलमानों पे।
बुलडोजर तो देखिए अभी चलने बाकी है, बुलडोजर कोई सोल्यूशन नहीं है। हम लोगों के पास भी तो सोल्यूशन है। बीजेपी ने 500 से ज्यादा महल बनाए ना अपने ऑफिस। हम कोई बुलडोजर थोड़ी चलाएंगे। जब हम लोग आएंगे तो बुलडोजर थोड़ी चलाएंगे। हम क्या करेंगे, ये इन्हीं बच्चों को जिनको आगे कॉकरोच कहा जा रहा है, इनको ये हॉस्टल्स बना के देंगे, यहाँ वो स्टडी करेंगे। इनको खराब थोड़ी करेंगे, हम बुलडोजर नहीं चलाएंगे। बीजेपी कार्यालय में हॉस्टल बनाइएगा तो ये सब ले नहीं लेंगे हम। आपको इसमें भी शक है कुछ? आज सूरज किस तरफ से निकला था। एक एक बीजेपी का ऑफिस जब्त होगा, एक एक इनकी गाड़ी, एक एक इनका बैंक अकाउंट, जितने आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। और ये कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स नहीं बोल रहे हैं, अम्बेडकरवादी बोल रहे हैं। ध्यान रख लें, एक नहीं बचेगा, सबकी प्रॉपर्टीज जब्त होंगी। सबकी प्रॉपर्टीज बैलेट पेपर द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री के कोष में जाएंगी, पीएम केयर फंड में नहीं जाएंगी, और सबको बराबर में बटेंगे ये पैसे। बीजेपी के जितने दफ्तर हैं, 1 नंबर के और 2 नंबर के, सबके सब में हॉस्टल बनेंगे। ये मेरी जबान है। इसमें कोई शक है आपको? मोहन भागवत जी से शुरू होगा, अमित शाह जी, मोदी जी, लाइन बहुत लंबी है, बहुत समय लग जाएगा। कोई दूसरा सवाल पूछे। सर जी, जिस तरह से वहाँ पर संविधान का कॉपी दिखाया गया और जय भीम के नारे लगे, क्या आपको लगता है वो कौन लोग हैं? नहीं, जो नारे लगाने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं बन जाता। नारे तो आजकल सभी लगा रहे हैं, किताब भी बहुत सारे लेके घूम रहे हैं। दिल से आवाज आनी चाहिए। जो लाठी और गोली के सामने अपनी जान हथेली पे लेके खड़ा है वो अम्बेडकरवादी है। जो कुछ देर तक एक आंदोलन को करके भूल जाता है, जो हाथरस को भूल गया, वो अम्बेडकरवादी नहीं है। जो इस तरह की चीजों को भूल जाता है वो अम्बेडकरवादी नहीं है। ये है बुनियादी बात। जो SC/ST सब प्लान को भूल गया वो अम्बेडकरवादी नहीं है। जो SC/ST एक्ट को भूल गया, जो रिजर्वेशन के मुद्दे को भूल गया, जो ये NFS के मुद्दे को भूल गया, वो अम्बेडकरवादी नहीं है। जो बैकलॉग के मुद्दे को भूल गया, और सबसे ऊपर जो EVM के मुद्दे को भूल गया, वो अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता। सर, कांग्रेस पार्टी का विरोध क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस जनता पार्टी क्या लगता है आपको? क्योंकि तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि भाजपा के द्वारा यह आंदोलन कब करवाया गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि उसकी 2 जो लेयर्स है ना, एक लेयर तो बहुत ज्यादा सुरक्षित है अभी भी, बावजूद इसके कि सब तरफ से प्रेशर है, वो है कार्यकर्ताओं की। एक लीडरशिप की है, वो भी थोड़ी बहुत अभी सुरक्षित है, टॉप लीडरशिप। बीच में जितने हैं ना, ये जो राज्यसभा जा रहे हैं, जो बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, ये सब लोग आरएसएस के टच में हैं। सब लोग बेईमानी कर रहे हैं, वर्कर्स को अपने मार रहे हैं और जिंदगी के मजे ले रहे हैं। इनके कलफ के कुर्तों पे कलफनी कम होती है। वर्कर्स को कुछ भी, जो ये होती है ना, पद न टिकट न कुछ, और अपने लिए सब कुछ, ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी बीमारी है। अब इसको बहानेबाजी कर, किसी वर्कर ने प्रोटेस्ट किया क्या कि हमें प्रेस नहीं कवर कर रही? कांग्रेस के वर्कर्स को फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस के वर्कर को फर्क इसलिए पड़ता है कि जो दलाल टाइप लोग हैं वो उनसे ऊपर जा रहे हैं, उनके कंधे पे पैर रख के। जिनको कुछ नहीं आता वो राज्यसभा की टिकटें ले रहे हैं। जो आरएसएस के खुले एजेंट्स हैं उनको राज्यसभा की टिकटें मिल रही है। कांग्रेस के वर्कर्स को इससे बिल्कुल परेशानी नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें कवर करे ना करे, वो आंदोलन करने के लिए तैयार है। लेकिन आंदोलन तो उन्हें यही दलाल टाइप लोग जो हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं कांग्रेस के अंदर, वो नहीं करने दे रहे। अगर कांग्रेस ही सही काम कर लेती तो सीजेपी का जन्म ही कहाँ होता? अगर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ही ठीक काम कर लेती तो सीजेपी का जन्म कैसे होता? मैं इस बात को बहुत दिन से समझा रहा हूं। लोग आरएसएस और बीजेपी से नफरत करते हैं, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से नाराज हैं। अब अगर अभी भी अपनी हरकतें सुधार ले ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, सही रास्ते पे आ जाएं, वर्कर्स पे ध्यान देना शुरू कर दें, ये दलालों को रेवड़ियां बांटनी बंद कर दें, तो अभी भी कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्ष की पार्टी, जो सबसे बड़ी बात मैं फिर वो बोलूंगा क्योंकि वो मेरे मन की बात है, बसपा सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी है आज भी, कम से कम उत्तर भारत में। वही ठीक हो जाए तो बाकी सारा देश ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, वहां भी सबसे बड़े स्लीपर सेल मिश्रा जी के रूप में बैठे ही हैं। अच्छा, कौन कौन से आरएसएस के लोग हैं कांग्रेस में जो अभी टिकट? अभी कौन कौन सा नहीं है? अभी खड़गे जी को छोड़ के जितने भी हैं सब आरएसएस के टच के लोग। क्या करोगे? राहुल गांधी तो टॉप लीडरशिप में ना, उनकी तो इलाज करने के लिए आरएसएस कर ही रही है इतने सारे काम। स्लीपर सेल्स छोड़े इसलिए गए कि जो उनके बाप दादाओं ने थोड़ा बहुत नाम कमाया था जिस भी वजह से, उसको मिट्टी में मिला दें। राहुल गांधी तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसका कोई मिसाल ही नहीं है। 4000 किलोमीटर पैदल चल के, 4000 किलोमीटर पैदल चल के, और अपनी पार्टी को खुद क्रिटिसाइज करके, बाबा साहब की लाइन पकड़ के, जो आदमी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा उसको सोचना चाहिए
कि इससे ज्यादा कौन क्या मेहनत कर सकता है। कहीं ना कहीं तो कमी है ना, हम लोग बता रहे हैं वो कमी स्लीपर सेल्स में है। तो राहुल गांधी से बढ़िया एग्जाम्पल तो कोई हो ही नहीं सकता ना। इतनी मेहनत, नतीजा जीरो। क्यों? सर मुसलमानों के दूसरे अल्लाह जो है वैसे साहब हैं, आप बड़े नाराज हैं मुसलमानों की। हाँ, जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, वो एक बुनियादी बात जो है जो हमारे रसूल ने हमें सिखाई है कि अल्लाह एक ही है और उसकी बराबरी खुद जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो भी एक हमारे और आपकी तरह इंसान ही थे। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है मुसलमान होने का। और जो लोग मुसलमानों के नेता आज हैं, सब के सब जो भी आप जिन्हें जानते हैं ना, जो टीवी पे खास तौर पे क्रिमिनल मीडिया में नजर आते हैं किसी भी तरीके से, वो आरएसएस के एक प्रकार से वर्कर हैं। तो उनके बारे में क्या ही बात करें। वो अपना बेचारे अपना जिंदगी के दिन काट रहे हैं। नंबर उनका भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, नंबर आना है उनका भी। वो भी एक ना एक दिन बुलडोजर के नीचे आएंगे। बचाएगा कौन उन्हें? हम ही बचाएंगे, अम्बेडकरवादी बचाएंगे। सर अंजना ओम कसब के हाथ तक ग्राफ नीचे क्यों हो रहा है? जी, अंजना ओम कसब हाथ तक जो है उसका ग्राफ नीचे क्यों गिरा है? ग्राफ ऊपर कब था? देखिए, आप लोग भी ऐसी बातें करते हैं मजाक वाली। ग्राफ ऊपर कब था दलालों का? इस देश में दलालों का ग्राफ कभी ऊपर नहीं हुआ, मौके नहीं थे। पहले क्या था? मोनोपोली थी। मोनोपोली चली कुछ दिन बाद तक, फिर आरएसएस और बीजेपी की सरकार आ गई। उससे पहले भी आरएसएस और बीजेपी के इनडायरेक्ट लोग थे अलग अलग सरकारों में। इनको पैसा दे दे के इनको प्रमोट करते थे। ये लोग तो वैसे जर्नलिस्ट हैं जैसे कि अमित शाह साहब के सुपुत्र जय शाह क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, वैसे जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट तो आप लोग हो, बिना किसी एक भी आदमी के सपोर्ट के। आपके पास कौन है? ज्यादातर लोगों के पास तो कैमरामैन भी नहीं है ना। अंजना ओम कश्यप आप लोगों के साथ सिर्फ कैमरा लेके क्या मुकाबला कर पाएगी? क्या होगा उसके पास? मैं यही तो बता रहा हूं आपको। आप लोग अपनी वैल्यू समझो। ये दलाल हैं, आप जर्नलिस्ट हो, फर्क सिर्फ इतना है। सर खान सर ग्लोबल टीचर है, उस पे अंजना ओम कश्यप ने नोटिस कर दिया है मानहानि का। अंजना ओम कश्यप के खिलाफ बोलना खान सर को बहुत महंगा पड़ गया है। क्या लगता है खान सर महंगा पड़ सकता है? एक भी लोग कर लो भाई। देखिए, खान सर जो हैं उनको भी जो चीज है ना, अपना दायरा समझ के काम करना चाहिए। एक उनमें जो कमी है, पुश करने की चेष्टा करते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी कमी है और उनको ये कमी नुकसान पहुंचा रही है और इससे बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। हमारा फॉर्मूला नहीं मानेंगे। पहली चीज, जो भी हमारे वीकर सेक्शंस के लोग हैं, अगर वो देखिए, वो उनके पास टैलेंट होता ही है। इसमें कोई, जैसे आप सब लोगों में टैलेंट है, अंजना ओम कश्यप में कभी टैलेंट हो ही नहीं सकता। ये मतलब ये क्या बोलूं मैं, ये पैदाइश की बात है। आप में है टैलेंट, उसमें नहीं हो सकता। खान सर में टैलेंट है, दूसरे लोगों में नहीं हो सकता। अब उनको पहले अपने चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच बनाना चाहिए, जो वो नहीं बनाते। अपना टैलेंट एक्सपोज करते हैं, वो सफलता प्राप्त करते हैं और उनको एक झटके में कि कान पकड़ के नीचे ले आती है आरएसएस और बीजेपी। तो इनकी स्ट्रैटेजी में कमी है। दूसरी जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी में कमी होती है हमारे लोगों में, वो आरएसएस और बीजेपी से ये करते हैं कि हम बात करके इनको बेवकूफ बना के रखें। आरएसएस और बीजेपी वाले इस मुद्दे पे बेवकूफ नहीं बनते। आप कितने उनको पैसे दे लो, कितनी उनकी चमचागिरी कर लो, कितना उनको बातचीत करके खुश करने की चेष्टा कर लो, वो मारेंगे ही मारेंगे। सिर्फ वक्त की बात होती है। तो खान सर के पास अभी भी टाइम है। अपना जो पर्सपेक्टिव है वो ठीक करें, अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच मजबूत बनाएं, बंदूकों वाला नहीं, कानूनी और संवैधानिक, तभी वो बचेंगे, वरना उनका अंजाम आने वाला है। खान सर थे, अब फैजल खान हो गए, राष्ट्रवादी कल तक थे, आज आतंकवादी हो गए हैं। नहीं, ये तो सबके साथ होना है, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले सुरक्षा कवच। अगर मैं तो ऐसे सब लोगों के साथ हूँ, लेकिन जो मेरे साथ आ जाते हैं उनको किसी ने आज तक हाथ लगा लिया आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, तो उसकी एक भी एग्जांपल बता दो। जिसको हाथ लगाया था हम एकदम बाहर आराम से लेके आए, चंद्रशेखर साहब से लेके, और आपके पास दर्जनों एग्जांपल ऐसे मौजूद। सर खान सर और रोशन सर के बीच जो ये विवाद छिड़ा हुआ है, आखिर कौन है इसके पीछे और क्यों इतना बड़ा दुर्घटना है? देखिए, खान सर का समय मेरे ख्याल से आरएसएस और बीजेपी ने अभी जो वो है ना कुरानंदाजी निकाल लिया। अभी हो सकता है वो बीजेपी से बात करने की चेष्टा करें। ऐसा ही अतीक अहमद साहब ने भी बात करने की चेष्टा की थी, बहुत सारे लोगों ने की है बात करने की चेष्टा। उनका अंजाम क्या हुआ, मैं ये दुआ करता हूं कि वो अंजाम खान सर का ना हो, लेकिन उस रास्ते पे वो निकल पड़े। उनको सबसे बड़ी अहम जरूरत यह है कि अपना जो उन्हें सुरक्षा कवच बनाना है ना,
उसके ऊपर ध्यान दें, बाकी थोड़ी चीजों से अभी ध्यान हटा लें। सर कॉकरोच आंदोलन का भविष्य क्या है सर, आपको दिख रहा है? क्योंकि आपने खुद कहा कि मैं सीनियर कॉकरोच हूँ। नहीं, देखिए, ये जो कॉकरोच की जो मानसिकता है ना, कॉकरोच समझने की मानसिकता, उसके खिलाफ आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है जब तक के ये पूरा नहीं हो जाएगा, पेपर बैलेट वापस आ जाएगा। ये तो फेजेस हैं, ये ट्राई रन होता है ना, टेस्ट मैच से पहले ट्रायल मैच होते हैं, ये सब वो चल रहे हैं। अल्टीमेटली तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की सरकार आएगी, जो बहुजन समाज की असली सरकार अल्टीमेटली आनी है, और तब भारत एक मजबूत, सबसे ताकतवर देश बनेगा, सुरक्षित, खुशहाल देश बनेगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के सारे जो मापदंड है वो पूरे हों।